अगला हमारा है मॉडुलस फंक्शन, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। तो इसको हम अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह डिफाइन हो, मॉड ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स का जो डिफिनीसन होता है वो एक्स होता है जब एक्स हमारा पॉजिटिव हो या ज़ीरो के बराबर हो, और माइनस एक्स होता है जब एक्स हमारा निगेटिव के बराबर हो। यानी हम अगर कहें मॉड ऑफ 5 फाइंड करना हो, तो अंदर हम देख रहे हैं जो नंबर है वो पॉजिटिव है 5, तो यही हमारा x है। तो हमारा क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो सीधे x यानी 5 के बराबर हो जाए। लेकिन अगर -5 का मॉड हमें निकालना होगा तो देखेंगे ये वाला नंबर क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए माइनस ऑफ माइनस टाइम x होगा। एक्स हम पुट करेंगे, उसके आगे माइनस लगाएंगे, तो इन दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये भी +5 के बराबर आएगा। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालें या निगेटिव नंबर का मॉड निकालेंगे तो हमेशा जो आंसर यहाँ आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो किसी भी नंबर का मॉड निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जो डिफिनीसन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो y = x का ग्राफ बनेगा जब x हमारा पॉजिटिव होगा, और y = -x का ग्राफ बनेगा जब x हमारा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ x पॉजिटिव के लिए बना है और 0 के बराबर के लिए ये वाला ग्राफ y = x का ग्राफ, और निगेटिव के लिए y = -x का जो ग्राफ होगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे इस लाइन का स्लोप -1 है, और क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन y = -x बनेगा। तो हमारा जो मॉड ऑफ x का ग्राफ बनेगा इस तरह कुछ आएगा। अब डोमेन की बात करें तो दिख रहा है कि x की किस सब वैल्यू के लिए डिफाइन है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी, ज़ीरो के लिए भी, और निगेटिव रियल नंबर के लिए भी। तो हमारा डोमेन जो होगा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। या ऐसे कहेंगे x की किसी भी वैल्यू के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक जगह कट करता हुआ दिख ही रहा होगा। रेंज की अगर बात करें तो y पॉजिटिव के लिए अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y पे तो ग्राफ को कट करते मिलेगा, लेकिन हम निगेटिव के लिए जब ड्रॉ करेंगे तो कहीं पे ग्राफ को कट नहीं करता दिखेगा। तो रेंज हमारा 0 से इनफाइनाइट होगा। 0 पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन, एक पॉइंट कॉमन बन रहा है। अदरवाइज हर पॉइंट के लिए y के जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट हमारे कॉमन होंगे। तो जो हमारा रेंज बनेगा वो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मॉड x का ग्राफ इस तरह हमारा होगा। अगला हमारा फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं इसे, और इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका जो डिफिनीसन है f(x) = अगर इस ब्रैकेट के अंदर x लिखा होगा तो इसका मतलब होगा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। तो किसी भी नंबर का हम जब इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे होंगे, जैसे 2.5 का अगर हम इंटीग्रल पार्ट निकालें तो यहाँ पे 2.5 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं, तो 2.5 से छोटे जितने भी इंटीजर अगर हैं उनको देखा जाए तो जो सबसे बड़ा होगा वो 2 होगा, उससे छोटा 1 होगा, उससे छोटा 0 होगा, उससे छोटा -1। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बताना है जो इस नंबर से छोटा हो, तो हमारा आंसर 2 होगा। इसी तरह अगर कहा जाए 5.1 का इंटीग्रल पार्ट निकालना है तो यहाँ पे इस नंबर से छोटा सबसे बड़ा वाला जो इंटीजर होगा, इस नंबर से जो छोटा होगा सबसे बड़ा इंटीजर, तो 5 आएगा, यानी हमारा आंसर 5 होगा। इसी तरह अगर कहा जाए -2.5, तो जो ये नंबर है उसके लेफ्ट में जो पहला इंटीजर मिलेगा, तो -2.5 के लेफ्ट में जो पहला इंटीजर होगा तो लेफ्ट में देखेंगे तो नंबर इधर -3 पहला जो आएगा, तो ये सबसे बड़ा वाला इंटीजर होगा, यानी -2.5 का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो -3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्यों इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, क्योंकि अगर इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करें ऐसे, x को अगर हम रिप्रेजेंट करें जैसे 2.5 है तो इसको हम 2 + 0.5 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 हमारा क्या होगा, x का इंटीग्रल पार्ट,
और इसको हम जो 0 से 1 के बीच में एक नंबर लाई कर रहा होगा, यहाँ पे सम करने पे इसके बराबर होगा, ये हमारा x का फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा। तो क्योंकि 2 हमारा इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट है, तो यहाँ पे सेम इंटीग्रल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा 2.5 के लिए वो 2 के बराबर आए। या इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -2.5 को हम लिख सकते हैं -2 - 0.3। अब क्योंकि जो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट को अगर पॉजिटिव बनाना था, हमें इसमें 1 प्लस करना होगा। तो 1 प्लस करेंगे तो पूरे नंबर में हम माइनस भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस इस वाले के साथ कंबाइंड होके -3 और 1 में से -0.3 सॉल्व होके 0.7 हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा और ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखेंगे तो -3 इंटीग्रल पार्ट बनेगा। तो जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल पार्ट का, इसी तरह बस डिफिनीशन समझना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले वही सोचेंगे 0 अगर हमारा होगा तो 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा। तो 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा और 0 से जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तब तक 0 आता रहेगा जब तक x की वैल्यू 1 ना हो जाए। तो x हमारा 0 से 1 के बीच में जब लाई करेगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी। जैसे ही x की वैल्यू 1 होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद तब तक 1 रहेगी जब तक x की वैल्यू 2 ना हो जाता है। तो 2 से पहले तक 1 रहेगी। जैसे ही x की वैल्यू 2 होता है इंटीग्रल पार्ट x की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और इसी तरह तब तक 2 रहेगी जब तक x की वैल्यू 3 ना हो जाता है। तो इस तरह हम इसको पीस वाइज में तोड़ सकते हैं जो हमारा फंक्शन है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को। तो आगे देख सकते हैं -1 कब आएगा, जब x की वैल्यू या तो -1 हो या -1 से बड़ा हो लेकिन -2 से छोटा हो, 0 से छोटा हो। इसी तरह -2 कब आएगा, जब -2 के बराबर या उससे बड़ा हो लेकिन -1 से छोटा, उससे एक बड़े नंबर से छोटा हो। तो इस तरह हमारा एक ग्राफ हर x के लिए कंडीशन पे बन रहा होगा। तो y = एक बार 0 का ग्राफ बनाना है जब x की वैल्यू 1 से 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनेगा, वही x एक्सिस के पैरेलल, यानी x एक्सिस पे हमारा 0 से 1 के बीच में। फिर हम 1 से 2 के बीच में जब देखेंगे तो y = 1। तो y लाइन जो 1 होगा तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बन रहा होगा। लेकिन हमें 0, 1 और 2 के बीच में बनाना है तो 2 और 1 के बीच में हमारा ग्राफ यहाँ पे बनेगा और 2 पे भी यहाँ पे सर्कल बनाएंगे क्योंकि 2 पे वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर नहीं होगी तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कल का मतलब वो पॉइंट छूटा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू 2 होगी तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू 2 हो जा रही थी, यहाँ पे जो डॉटेड पॉइंट है ये इंक्लूड हो रहा है, यानी यहाँ पे ग्राफ से पता चल रहा है कि वैल्यू हमारी 2 पे 2 होगी। उसके बाद जब तब तक 2 रहेगी जब तक x की वैल्यू 3 ना हो जाती है। तो यहाँ तक 2 रहेगी तो हमेशा वही x एक्सिस के पैरेलल 2 के बराबर y की वैल्यू। उसके बाद 3 होगी तो 3 रहेगी 4 तक, इसी तरह 4 होगी 4 से 5 तक। और निगेटिव में देखेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ग्राफ को देख के अगर हम लोग वही डोमेन और रेंज देखें तो डोमेन पहले, क्योंकि सभी x रियल नंबर के लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइन होगा तो डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज, अब रेंज निकालने के लिए जब हम किसी भी y के वैल्यू के लिए हम एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो बस इंटीग्रल वैल्यू के लिए जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के बहुत सारे कुछ पॉइंट के साथ कॉमन बनेगा।
अदरवाइज किसी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट के साथ कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल इंटीग्रल वैल्यू ही इसके रेंज में पॉइंट बन रहे हैं। तो जो हमारा रेंज होगा उस इंटीजर होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होगा, तो उसको हम रेंज को जेड से, वही इंटीजर के सेट को जेड से डिनोट करेंगे, तो हमारा जो रेंज होगा वो जेड के बराबर होगा। तो इस तरह हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन और रेंज ग्राफ के मदद से मतलब निकाल सकते हैं, या इसका ग्राफ हमें याद रखना है। तो अब ग्राफ को अगर देखें तो एक स्टेप जैसा फॉलो हो रहा है, कि एक स्टेप यहाँ पे फिर एक स्टेप, तो स्टेप जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन, या इसको हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जिस तरह जो डिनोट हो रहा होगा उसको कहेंगे, जो डिफाइन होगा इस तरह, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। अगर हम एक्स का इंटीग्रल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू एक्स पे निकाल देंगे, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ये पॉइंट याद रखना। तो इन फंक्शन का अच्छे से ग्राफ और डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, आगे डिस्कस करेंगे और कुछ हमारे जो मेन फंक्शन होते हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।